हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय उत्तराखंड में जो वैकेंसीज हैं उसका आने का दौर चल रहा है। जैसे अभी हमने ग्रुप सी में देखी 854 पोस्ट, उससे पहले हमने 700 पोस्ट देखी थी। हालांकि एलटी और लेक्चरर में आपका ये सब्जेक्ट्स नहीं आते, लेकिन उनकी वैकेंसीज भी निकली हैं। और आज का जो ये लेक्चर है, या हम कहें जो आगे की ये वीडियो सीरीज है, ये संबंधित है आपके उत्तराखंड के इतिहास से। आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड में बहुत सारे सवाल आपके उत्तराखंड के इतिहास से पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो सीरीज में उत्तराखंड के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहूँगा इतिहास की। ठीक है, अभी हम उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास एक्चुअल में है क्या? इतिहास प्रत्येक पल में, प्रत्येक समय में, प्रत्येक क्षण में घट रही घटनाओं का एक संग्रह है। मतलब पुराने समय से अभी तक का जो समय है। ठीक है, मतलब प्राचीनता से नवीनता की ओर जितनी भी घटनाएं घटी हैं उन सब का संग्रह क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। उन सब का जो विकास क्रम है वह क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब यहां पर हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हमको यहां पर इतिहास में पीएचडी नहीं करनी है, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि हमारा एक सरकारी नौकरी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो समूह गौ का हो, चाहे समूह घ का हो, या आपका उत्तराखंड पीसीएस से रिलेटेड हो। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। और मैं आपको इस वीडियो सीरीज के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि हमें एक लक्ष्य पहले तय कर लेना है। उस लक्ष्य के बाद ही हमको अपने पढ़ाई का स्तर जारी रखना है। यदि आप समूह गौ की तैयारी कर रहे हैं तो उसका लेवल अलग होता है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका लेवल अलग होता है। यदि आप एलटी लेक्चरर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका आपका जो सिलेबस है, उसकी जो तैयारी है, वो एक अलग लेवल से होती है। ठीक है, तो उत्तराखंड के इतिहास को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है आपका ऐतिहासिक काल। 3 कालों में बांटा हुआ है, और इतने में से आपका पूरा 15 नंबर का आता है। मैक्सिमम जो आता है वो ऐतिहासिक काल में से आता है। अब इसको देख लेते हैं, इसकी काल गणना। हालांकि इस काल गणना में बहुत से लोगों का मत में अंतर है, लेकिन हम अगर मैक्सिमम लोगों से चलें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी? प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल जो है 3000 ईसा पूर्व से पहले का समय है। ठीक है, अभी मैं आपको ईसा पूर्व भी बताऊंगा कि कैसे चलेगा। तो 3000 ईसा पूर्व से पहले के समय को हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के समय को बोलते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। और 600 ईस्वी से लेके अभी तक जो समय चल रहा है, यानी कल तक का जो दिन है, या अभी जो क्षण पहले चला गया उससे पहले का जो समय है, वह ऐतिहासिक काल में आता है। तो 3 काल हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब काल गणना को समझ लेते हैं। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म आपका हम मान लेते हैं ये काल गणना है। ठीक है, जो समय है वो हमारा पास्ट से प्रेजेंट होते हुए ऐसे फ्यूचर को चलता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम मान लेते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उससे पहले के कुछ साल, उसके बाद के साल। आज हम ईसा मसीह के बाद वाले काल में हैं। ईसा मसीह हमसे 2020 साल पहले पैदा हो चुके हैं। तो ये 2020 यहां पर, हम आज यहां पर हैं अगर हम काल गणना की बात करते हैं। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले और ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले। अब हम बात करते हैं इससे इधर का समय जो ये है। ठीक है, 3000 साल से उधर का जो समय है, अगर हम काल गणना में चलें तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। 3000 ईसा पूर्व से पहले का समय। मतलब अगर हम आज के हिसाब से बात करें तो 3000 साल तो ये हुए, 2020 साल ये हो गए। तो मतलब आज से लगभग 5020 साल पहले के समय को हम प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इस समय की, जो ये बीच में है, 3000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। ये समय आपका क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। उसके बाद यहां से लेके जो ये समय है पूरा 600 ईस्वी पूर्व से लेके 2020 तक के समय को हम क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल बोलते हैं।
ठीक है। अगर हम इसी को डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको हम पाषाण काल भी बोलते हैं, उसको फिर से हम 3 भागों में बांटते हैं। उतना भी डिटेल में आज की वीडियो में नहीं जाएंगे, क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है इसका जो मेन टॉपिक है वो है उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत, मूल स्रोत। ठीक है, अभी हम उसके बारे में जानेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल को ताम्रकाल भी कहते हैं, और जो ऐतिहासिक काल है इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, दोबारा से ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ओके, अब ये इतिहास अगर मैंने आपको बताया तो हमने कहीं ना कहीं से तो पढ़ा है। वो कहां से पढ़ा है, मतलब इतिहास की जानकारी हमें जहां से मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, इतिहास के स्रोत। तो इसी प्रकार उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिलती है, उसके जो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ 3000 ईसा पूर्व यह हुआ होगा, या 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ये हुआ होगा। तो जो ये आपकी सारी चीजें हैं ये आपको पता लगती हैं स्रोत से, और वही आज हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो आज का जो मेन लेक्चर नंबर 1 है वो है उत्तराखंड के इतिहास के प्रमुख स्रोत। अब स्रोत क्या होते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। स्रोत वे चीजें हैं जिनसे हमें किसी भी काल में घटित हुई प्रमुख घटनाओं की जानकारी मिलती है या हम उनका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो जहां से भी हमें जानकारी मिलती है उसे हम स्रोत यानी सोर्स बोलते हैं। ये स्रोत उत्तराखंड के इतिहास में या किसी भी प्रकार के इतिहास में 2 तरीके के होते हैं। एक होता है साहित्यिक स्रोत, एक होता है आपका पुरातात्विक स्रोत। जो हमें साहित्य से मिले उसे हम बोलते हैं साहित्यिक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं पुरातात्विक, पुराधन तात्विक मतलब पुराने तत्व यानी पुराने एलिमेंट, चाहे वो फिर शिलालेख हो। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो जो ये साहित्यिक स्रोत है ये आपके धार्मिक स्रोत भी हो सकते हैं, धार्मिक साहित्य हो सकता है। उसके बाद आपका गैर धार्मिक साहित्य भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो लोक कथाएं होती हैं लोक साहित्य भी हो सकता है। और उसके बाद आपका यात्रा वृतांत, मतलब जो विदेशी आए देशी आए उन लोगों ने यात्रा संस्मरण लिखे, यात्रा वृतांत लिखे, वो सब का सब आपका किसके अंडर में आएगा, साहित्यिक स्रोत में आएगा। अभी डिटेल में हम जानेंगे धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत, लोक साहित्य और यात्रा वृतांत। इसी प्रकार पुरातात्विक में जो पुराने तरीके के हमको एलिमेंट मिलते हैं, या तो वो पत्थरों में लिखे हों, ठीक है, या ताम्र पत्रों में लिखे हों, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको बोलते हैं हम अभिलेख। ठीक है, या फिर हमको पुराने जमाने की कहीं से कुछ मुद्राएं मिल जाएं जहां पे किसी राजा के बारे में लिखा हो, राजा की मोहर के बारे में लिखा हो, या पुराने भवन मिल जाएं, या हमको स्मारक मिल जाएं। ठीक है, या फिर हमको कहीं से मूर्तियां मिल जाएं। ठीक है, या हमको फिर मिट्टी के बर्तन या दूसरे अन्य जो तत्व हैं, अन्य एलिमेंट हैं, वो सारी चीजें मिल जाएं, कहीं पर चित्रकला के माध्यम से। ठीक है, तो वो सारा का सारा किसके अंडर में आता है, पुरातात्विक स्रोत के अंदर में आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। साहित्यिक स्रोत के अंदर अगर हम बात करते हैं आपके धार्मिक स्रोत में, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो सबसे पहला वर्णन है वह किस वेद में मिलता है, वह ऋग्वेद में मिलता है। कितने आपके वेद होते हैं आप सभी को पता होगा, 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद होते हैं अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या बोला गया है, देवभूमि बोला गया है। इसलिए देवभूमि वासी होने के लिए या उत्तराखंड वासी होने के लिए आपको गर्व करना चाहिए। ठीक है, यहां पर ऋग्वेद में क्या बोला गया, एक तो बोला गया देवभूमि या बोला गया मनीषियों की भूमि। क्या बोला गया, मनीषियों की भूमि बोला गया ऋग्वेद में। इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में क्या बोला गया, ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु बोला गया। किसको, उत्तराखंड को। अच्छा,
ये थोड़ा सा एक स्टैटिक जीके वाला क्वेश्चन है। उत्तराखंड नाम कब रखा गया, ये सभी आपको पता ही होगा। कब रखा गया, 1 जनवरी 2007। इससे पहले इसका क्या नाम था, इससे पहले इसका उत्तरांचल नाम था। कब तक, 9 नवंबर 2000 से लेके 2000 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007 से इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। उससे पहले अगर हम बात करते हैं, जब ऋग्वेद में इसको क्या बोला गया, देवभूमि, मनीषियों की भूमि बोला गया। ऐतरेय ब्राह्मण में इसको उत्तर कुरु बोला गया। महाभारत में भी उत्तराखंड का उल्लेख होता है। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। ठीक है, हम डिटेल में जब मैं आपको बताऊंगा प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कहां कहां पर किस तरीके का आया। महाभारत के 3 पर्वों, आदि पर्व, सभा पर्व और वन पर्व खंड में भी आपके उत्तराखंड का उल्लेख आया है। इसी प्रकार अगर हम रामायण की बात करें, वहां पर भी इसका उल्लेख होता है। स्कंद पुराण, वहां पर उसके कुल 5 खंड हैं, लेकिन उन 5 खंडों में आपका मानस खंड और केदार खंड, ये कौन सी भूमि है, मानस खंड और केदार खंड मिला के ही आज उत्तराखंड बना है, कुमाऊं और गढ़वाल। ठीक है, स्कंद पुराण। अब हम बौद्ध ग्रंथों की बात करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथ में महावंश है और दिव्यावदान है। यहां पर पाली भाषा में उत्तराखंड को क्या नाम बोला गया है, हिमवंत बोला गया है। बौद्ध ग्रंथों में इस तरीके के आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में पाली भाषा में उत्तराखंड को हिमवंत नाम से जाना जाता था। ऐसे ही अगर हम जैन की बात करें, जैन धर्म में आपका उनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है बृहद ग्रंथ। ठीक है, वो बृहद ग्रंथ में भी क्या है, उत्तराखंड का उल्लेख होता है। तो यदि आप में से कोई देखने वाला हमारा भाई बंधु जो भी है, अगर बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में है, तो आप बताइएगा कि अगर आपने ये बुक्स वगैरह पढ़ी हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका धार्मिक साहित्य स्रोत के बारे में। अब हम चलते हैं आपका गैर धार्मिक साहित्य, या इसको हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी बोलते हैं, मतलब यह धर्म पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर हम कालिदास की बात करें, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, ठीक है, यहां से प्रश्न बनता है। पौड़ी में कण्वाश्रम है। ठीक है, तो दुष्यंत और शकुंतला का बेटा जो है भरत, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत रखा गया, वो कहां पर थे, कण्वाश्रम में ही पैदा हुए थे। ये कण्वाश्रम कहां है, पौड़ी गढ़वाल में, मालिनी नदी के तट पर। इस तरीके से आपको अपना इतिहास पढ़ना है। अगर यहां पर आपको इसके नोट चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप आपका है वेदाश्री लर्निंग, मैं यहां पर लिख देता हूं, आप इसको देख लीजिएगा, नहीं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेदाश्री लर्निंग। ठीक है, और यहां पर मैं आपको अपना नंबर भी लिख देता हूं, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए 8057773179, आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो कालिदास में अभिज्ञान शाकुंतलम, वहां पर उत्तराखंड की बात की गई है। मेघदूत में उत्तराखंड की बात की गई है। अब हम बात करते हैं कलहण की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं कलहण की, जो राज तरंगिणी है। ठीक है, राज तरंगिणी में जो एक वहां पर घटना है, कश्मीर के शासक, ठीक है, कश्मीर के शासक का नाम है ललितादित्य। ललितादित्य के आक्रमण का वहां पर क्या है, उल्लेख किया गया है, किसमें, कलहण राज तरंगिणी में। ठीक है, इसी प्रकार आपका पाणिनि के अष्टाध्यायी में विशाखदत्त ने लिखी थी देवी चंद्रगुप्तम, राजशेखर ने लिखी थी काव्य मीमांसा। ठीक है, विशाखदत्त, राजशेखर, और विशाखदत्त ने लिखी थी देवी चंद्रगुप्तम, राजशेखर ने काव्य मीमांसा। ठीक है, तो आपको ये यहां पर किस तरीके के साहित्य है, ये गैर धार्मिक साहित्य हैं। लेकिन अगर हम लोकल लेवल पे बात करें, यानी हम स्थानीय लेवल पर बात करें, तो स्थानीय लेवल में हम अगर बात करते हैं आपके किसकी, हम उत्तराखंड के स्थानीय लेवल की बात करते हैं, तो भरत और मेधाकर, ये दोनों, भरत और मेधाकर, ये दोनों पवार वंशीय कवि हैं। कौन, भरत और मेधाकर। भरत जी ने क्या लिखी, मनोदय काव्य, और मेधाकर ने क्या लिखी, रामायण प्रदीप। ये दोनों पवार वंशीय कवि हैं। ठीक है,
अब इसके बाद हम बात करते हैं पवार वंश में ही। पवार राजा जो थे उनका नाम फतेह शाह था। ठीक है, फतेह शाह के दरबारी कवि, उनका क्या नाम है? रामचंद्र कंडियाल। क्या नाम है? रामचंद्र कंडियाल। रामचंद्र कंडियाल ने, जो कि एक दरबारी कवि थे, उन्होंने अपने राजा के यशोवर्णन के लिए, राजा के गुणगान के लिए काव्य लिखा, जिसका नाम क्या है? फतेह प्रकाश है। जिसका क्या नाम है? फतेह प्रकाश है। और ये नाम तो अगर आपने अभी तक एग्जाम दिए हैं तो ये जरूर आपने सुना होगा, मौला राम, जो कि एक फेमस कवि और फेमस चित्रकार हैं, जिनके नाटक का नाम है गणिका और काव्य का नाम है गणराज वंश। वहां पर भी उत्तराखंड का उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं आपके मियां प्रेम सिंह के गुलदस्त तवारीख अकोह, ठीक है, मियां प्रेम सिंह के गुलदस्त तवारीख अकोह, यहां पर भी क्या है? उत्तराखंड का उल्लेख है। अब हम चंद्रवंश में चले जाते हैं। तो चंद्रवंशीय लेखक हैं आपके शिवानंद पांडे और अनंत देव। इनकी रचनाएं ये हैं कल्याण चंद्रोदय और स्मृति कौस्तुभ। ये दोनों किस वंश के हैं? ये चंद्रकालीन हैं, चंद्रवंशीय लेखक हैं। ठीक है, ये आपका इनकी है, इनके बारे में भी आया। इसी प्रकार अगर हम मुगल कालीन साहित्य में चलें, जहांगीरनामा, तारिक बदायनी, शाहनामा, महसिर उल उमरा, ये यहाँ पर भी उत्तराखंड का उल्लेख है। फिर उत्तराखंड के इतिहास के बारे में हमें जो स्वतंत्रता सेनानियों की पुस्तक हैं उनके संस्मरण है, जो विदेशी हैं उनके लेख संस्मरण है, ठीक है, पत्र व्यवहार हैं, ब्रिटिश गैजेटियर आते हैं, पुराने अखबार हैं, ये सब का सब आपका किस में आता है? ये धार्मिक साहित्य के अंदर में आता है। ठीक है, अब ये तो था आपका धार्मिक और गैर धार्मिक। अब हम चलते हैं लोक साहित्य के बारे में। मतलब जो मौखिक रूप से या अनुश्रुति के रूप से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में चला जाता है कहानी के रूप में। जैसे आपके घरों में आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको दंत कथाएं सुनाई होंगी, आपको कथाएं सुनाई होंगी, आपको लोक गाथाएं सुनाई होंगी। उनका कोई भी लिखित रूप नहीं होता है, बस वो ग्रंथों में, कहानियों में उपलब्ध होती हैं। ठीक है, इसके लिए जो लोक गाथा हैं उनको क्या बोला गया है? कथ बोला जाता है, कंठ बोला जाता है, किस्स बोला जाता है, कथा कनी बोला जाता है। बातें नॉर्मल सी चीजें। कौन कौन सी लोक साहित्य आपके आते हैं? जैसे जागर है, थड़िया है, भड़ो है, पवाड़ा है, ये सब के सब किसमें आते हैं? ये सब के सब आपके लोक साहित्य के अंदर में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा विदेशी यात्रियों के विवरण, जिसको हम बोलते हैं यात्रा वृतांत। क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं यात्रा वृतांत। ओके, तो इसमें कौन कौन से हैं? जैसे मैगस्थनीज आया, प्लिनी आया, ह्वेनसांग, अल्बरूनी, केच, मूरक्राफ्ट, हार्डवेक, ये सारे के सारे लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने उत्तराखंड के बारे में अपने जो संस्मरण है, अपने जो लेख हैं, उसमें लिखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं 1398 में आपके तैमूर लंग थे। ठीक है, बिल्कुल, तैमूर लंग के समय में उनके इतिहास का नाम था मरुद्दीन। ठीक है, क्या नाम था? मरुद्दीन। इन्होंने हरिद्वार को क्या बोला है? हरिद्वार को इन्होंने बोला है कुपिला या कयोपिल। क्या बोला है? कुपिला या कयोपिल बोला है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं आईने अकबरी की, आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। तो उन्होंने वहां पर लिखा है कि सम्राट अकबर की रसोई में गंगाजल प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो वो कहां से? उत्तराखंड की बात कर रहे थे। फिर जहांगीर के समय में एक आते हैं टॉम करियट, कोरियट बोलते हैं, कुछ करियट बोलते हैं। ठीक है, टॉम कोरियट, ये जहांगीर के समय में आए थे। ठीक है, इन्होंने हरिद्वार को क्या बोला? इन्होंने हरिद्वार को शिव की नगरी बोला। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये हमारे विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत हैं। ठीक है, ये तो अभी तक जितने हमने पढ़े ये सारे के सारे आपके किसके अंडर में थे? ये सारे के सारे आपके साहित्यिक स्रोत के अंडर में थे। अब हम बात करते हैं आपके किसमें? हम बात करते हैं आपका इधर पुरातात्विक स्रोत में। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों के अंदर में आपके अभिलेख आते हैं। अगर वो पत्थर पे लिखा है तो उसको शिलालेख बोलते हैं, ताम्र पत्र पे लिखा है तो उसको ताम्रपत्र लेख बोलते हैं। ठीक है, मतलब अभिलेख क्या है? किसी भी ठोस सतह पर छपा हुआ भाषा या चिन्हों का रूप अभिलेख कहलाता है। जैसे कालसी में मिले हैं,
कालसी में एक शिलालेख मिला है जो अशोक का है, अशोक के टाइम का है, सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के शासक थे, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फेमस शासक थे, 257 ईसा पूर्व का था। ठीक है, वहां पर शिलालेख मिला है। तो इससे क्या पता लगता है कि उत्तराखंड मौर्य काल के टाइम पे भी यहां पर था, क्योंकि उसके लेख शिलालेख कहां पर मिले हैं, कालसी देहरादून के पास है, वहां पर मिले हैं। ठीक है, इसी प्रकार मुद्राएं आती हैं। ठीक है, सिक्के, मानव अवशेष, मूर्तिकला, चित्रकला, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं। अब यहां पर महत्वपूर्ण नोट ये है लखू अड्यार के बारे में। उत्तराखंड की सबसे पहली पुरातात्विक खोज 1968 में होती है अल्मोड़ा में, सुयाल नदी के तट पर लखू अड्यार। अड्यार मतलब गुफा कहते हैं ना पहाड़ी में, अड्यार। ठीक है, वहां पर आपको क्या मिला है, वहां पर मानवों के, पशुओं के चित्र मिले हैं दीवार पर, गुफाओं में। इसी प्रकार अल्मोड़ा में आपका लुएथा, फल सीमा पेटसाल भी है। ठीक है, यहां पर मिले। इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में, तो वहां पर आपको यह समझ में आएगा। इसी प्रकार उत्तरकाशी में आपके हुगली में, हुगली नदी पे नीले रंग के चित्र मिले हैं। ठीक है, और उसके बाद ग्वाख्यार गुफा, कामनी गांव, मलारी गांव चमोली में स्थित है। मलारी गांव में 5.2 केली का एक सोने का मुकुट भी मिला है, जानवर की हड्डियां मिली हैं। तो ये सभी का सब हमारा क्या कहलाता है, ये सभी का सब हमारा पुरातात्विक स्रोतों के अंदर में आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का यह वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। तो स्टूडेंट आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं आपको यहां पर एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि यदि आपका लक्ष्य उत्तराखंड में सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, या जो अभी समूह गौ की ग्रुप सी की पोस्ट आई है उसमें सफलता पाने का है, तो यह कोर्स, यह वीडियो सीरीज खास आपके लिए बनी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारा ऐप वेदाश्री लर्निंग ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर फ्री में अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर लेना होगा। और आज के इस वीडियो से संबंधित आपको जो नोट्स हैं वो भी वहां पर आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, प्लस साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें, गुरुजी उत्तराखंडी टेलीग्राम चैनल, वो पब्लिकली फ्री है, आप वहां पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसी आशा में कि आप अपनी सफलता के लिए मेहनत कर रहे होंगे, जी जान से जुटे होंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।